हेलो एवरीवन। तैयारी टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एंड आज की इस क्लास में हम बात करेंगे 2025 के सारे इंपॉर्टेंट समिट्स, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, एक छोटा सा सजेशन। आपको हर एक फैक्ट को, हर एक इंफॉर्मेशन को लिखते हुए चलना है, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे सिर्फ आपके हैंड रिटन नोट्स ही होते हैं जो आपको एग्जाम क्रैक करने में हेल्प करते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले इंपॉर्टेंट समिट या पहली इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस से, जो है ब्रिक्स समिट 2025। सबसे पहले बात करते हैं ब्रिक्स क्यों बना एंड ब्रिक्स की जरूरत क्यों आन पड़ी। तो 2001 में देखा गया जिम ओ'नील, एक इकोनॉमिस्ट जिम ओ'नील के द्वारा, कि पूरी दुनिया को, पूरे ग्लोब को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल कौन करता है, आइदर यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज। तो जिम ओ'नील ने सोचा कि क्यों ना कुछ देशों का ऐसा ग्रुप बनाया जाए जिससे वेस्टर्न कंट्रीज के इन्फ्लुएंस को, यूएसए के डॉलर के, लाइक करेंसी जो यूएसए की डॉलर करेंसी है, उसके इन्फ्लुएंस और मोनोपोली को कम किया जाए। तो जिम ओ'नील ने कुछ कंट्रीज लाइक ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना, इन चारों कंट्रीज से बात करी और इनको अवेयर कराया कि कैसे वेस्टर्न कंट्रीज और यूएसए डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है पूरे वर्ल्ड को, पूरे ग्लोब को। तो 2001 में स्टार्ट किया गया ब्रिक्स ब्रिक्स कंट्रीज के समिट्स को, ब्रिक्स कंट्रीज की मीटिंग को, एक ऑर्गेनाइजेशन को, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना रहा। एंड 2009 में एक मीटिंग होती है, सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग रशिया में। एंड इसके बाद 2010 में इस ब्रिक्स समिट को कौन ज्वाइन करता है? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। तो ये ब्रिक्स से बन गया ब्रिक्स। ओके, इस ब्रिक्स समिट जो 2017 में हुआ, 2025 में हुआ, इसका मेन मोटिव क्या है? करेंसी के कोऑपरेशन, सिंपली जो यूएसए का डॉलर है इसकी मोनोपोली को कम करना, एंड इंडिया के रुपीस, चाइना के रूबल एंड चाइना के युआन, इनको और ज्यादा प्रमोट करना, ताकि जितना भी वर्ल्ड लेवल पर ट्रेड होता है, वर्ल्ड लेवल पर जितना भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, जितनी भी डीलिंग होती है, वो डॉलर से शिफ्ट होकर रुपीस, युआन और रूबल पर आए, ताकि इन तीनों की, इन सभी की करेंसी को और ज्यादा बूस्ट मिल सके। सेकेंड थिंग, एआई एंड टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप को और ज्यादा मजबूत करना। आज की इस ग्लोब में जितनी भी हाईटेक क्वालिटीज है, हाई टेक्नोलॉजीज है, वो सारी वेस्टर्न कंट्रीज में। बट इंडिया, चाइना, रशिया इस पर्टिकुलर फील्ड में और ज्यादा ग्रोथ के लिए एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, जिससे होगा क्या? जितनी भी टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के थ्रू, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप के थ्रू, वो वेस्टर्न कंट्रीज को टैकल करेंगे, काउंटर करेंगे, उनको और ज्यादा ब्रिक्स की कंट्री को और ज्यादा टेक्नोलॉजी की फील्ड में बूस्ट मिलेगा। दैट इज द रीजन। बात करते हैं 2025 जो ब्रिक्स का 17th सेशन, ये हुआ कहां था? ब्राजील में 6 से 7 जुलाई 2025 को। इसमें इंडिया का रोल क्या रहा? इंडिया ने पुश किया है स्टेबल ग्लोबल सप्लाई चेन को। पूरी दुनिया में जितनी भी सप्लाई चेंज हो रही है, जिसमें रशिया, अमेरिका के डॉलर जो मेन लीड रोल में रहता है इन टर्म्स ऑफ मनी एक्सचेंज, तो उसको और ज्यादा पुश किया रुपीस से, युआन से एंड रूबल से। सेकेंड थिंग, इसका इंपैक्ट क्या रहेगा कि इंडिया के मैन्युफैक्चर गुड्स को, इंडिया के प्रोडक्शन को एक ग्लोबल मार्केट का एक्सेस मिलेगा, पूरी प्रॉपर मार्केट मिलेगा इन टर्म्स ऑफ चाइना, रशिया, साउथ अफ्रीका एंड ब्राजील। सेकंड, टेक्नोलॉजी का कोलैबोरेशन होगा, टेक्नोलॉजी का और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, टेक्नोलॉजी फंडिंग आएगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी, टेक्नोलॉजी को पार्टनरशिप के थ्रू और ज्यादा ग्रोथ करेगा, जिससे डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली हेल्प होगी इंडिया की ग्रोथ में। ओके ओके, तो चलिए मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मीटिंग में, जो है G20 समिट 2025। सबसे पहले बात करते हैं G20 बनाने की जरूरत क्यों आन पड़ी। तो अर्ली 1997 एंड 98 में ग्लोबल क्राइसिस को देखा गया, फाइनेंशियल क्राइसिस को देखा गया, जिसकी वजह से कुछ डेवलपिंग कंट्रीज, कुछ मिडिल क्लास कंट्रीज लाइक इंडोनेशिया, मलेशिया, इनका ये बैंकरप्ट हो गई। इनको फाइनेंशियल क्राइसिस इतना ज्यादा फेस करना पड़ा कि ये टोटली बैंकरप्ट हो गई। तो कुछ बड़े बड़े देशों ने सोचा, टॉप 20 इकोनॉमीज ने सोचा, दुनिया की टॉप 20 कंट्रीज ने सोचा, टॉप 20 इकोनॉमिक कंट्रीज ने सोचा कि सिर्फ अब G7 पर ही फोकस नहीं किया जा सकता, G7 के भरोसे नहीं बैठा जा सकता।
तो G20 समिट्स बनाया गया, G20 ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, जिसमें दुनिया की बड़ी बड़ी 20 देश एक साथ आए और उन्होंने पर्टिकुलरली फोकस किया इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर। ओके, इसका फोकस था। तो उसके बाद लाइक 1999 में पूरी दुनिया के 20 टॉप कंट्रीज के फाइनेंस मिनिस्टर और फाइनेंशियल लीडर एक साथ एक मंच पर आए और ये स्मूथली चल रहा था। बट 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस देखा, जिसने अमेरिका तक को हिलाकर रख दिया। उसके बाद इसको और ज्यादा सीरियस लिया गया एंड स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर्ली इस पर वर्क किया गया एंड प्रॉपर्ली इसको सीरियस लिया गया। G20 कंट्री की बात करें तो ये पूरी दुनिया का 85% लाइक इकोनॉमी को होल्ड करता है एंड इसका मेन फोकस है ग्लोबल इकोनॉमी पर, ग्लोबल इकोनॉमी को स्टेबल रखना, ताकि कोई भी देश इतना ज्यादा गरीब ना हो जाए, इतना ज्यादा बैंकरप्ट ना हो जाए, ताकि उसकी वजह से आसपास के देशों को लाइक उसको पर फोकस करना पड़े, उसकी वजह से अनस्टेबल हो जाए। सेकंड, डिजिटल ग्रोथ, इसकी बात करता है डायरेक्टली इंडिया, क्योंकि डिजिटलाइजेशन में इंडिया एकमात्र ऐसा कंट्री है जो सबसे ज्यादा हाईटेक है बिकॉज ऑफ यूपीआई। पूरी दुनिया मानती है यूपीआई की पावर को कि डिजिटलाइजेशन में, इकोनॉमिकल ट्रांसफरेशन में सबसे ज्यादा बेस्ट है। ग्लोबल फाइनेंस के रिफॉर्म की बात करता है इस 2025 के सेशन में, क्योंकि अब जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है लाइक IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड जितने भी बड़े बड़े बैंक, जितने भी बड़े बड़े फाइनेंशियल कंट्रीज है, वो लाइक उनमें कुछ रिफॉर्म्स की नीड है। इसकी बात कौन करता है? इंडिया। बात करें G20 समिट्स की तो ये साउथ अफ्रीका में हुआ था 22 से 23 नवंबर 2025 एंड इसमें बात की गई थी इंडिया के द्वारा एक ग्लोबल साउथ की, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की, ग्लोबल फाइनेंस लाइक जितने भी बड़े बड़े बैंक है, जितने भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो फाइनेंसिंग और फंडिंग प्रोवाइड करती है, उनमें रिफॉर्म्स की। ओके, इसका इंपैक्ट इंडिया पर क्या देखा जाएगा? इंडिया के लिए ट्रेड की और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज खुलेगी, इंडिया को और बड़ा मार्केट एक्सेस मिलेगा, इंडिया में फॉरेन फंडिंग्स और ज्यादा आएगी, क्योंकि इंडिया एक स्टेबल कंट्री है, इंडिया एक फाइनेंशियली स्टेबल एंड पॉलिटिकली भी स्टेबल कंट्री है, तो इंडिया को फॉरेन फंडिंग, फॉरेन इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा देखा जाएगा। ओके, मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मीटिंग में, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट समिट या कॉन्फ्रेंस में, जो है एससीओ 2025। सबसे पहले बात करें एससीओ की नीड क्यों पड़ी, तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे लाइक 1990s में पूरी दुनिया में टेररिज्म, पूरी दुनिया में लाइक कॉन्फ्लिक्ट्स, लाइक बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स, बॉर्डर डिस्प्यूट्स देखे जा रहे थे। तो चाइना ने चाइना एंड 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज, इन पांचों ने मिलकर इस संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया, जिसका मेन फोकस था कि पूरी दुनिया में जो कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं, जो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स देखे जा रहे हैं, जो टेररिज्म को देखा जा रहा है, उसको टैकल डाउन करना, उसको क्रैक डाउन करना। इसी वजह से हर साल इसकी मीटिंग होती है एंड इंडिया ने इसको ज्वाइन किया 2017 में। वन मोर थिंग, एससीओ यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, इसमें सेंट्रल एशियन कंट्रीज, इसमें चाइना, रशिया, इंडिया है एंड पाकिस्तान भी है। जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी टेररिज्म को काउंटर करने के लिए, टेररिज्म को खत्म करने के लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसा देश भी है, पाकिस्तान भी है, जो टेररिज्म को फंड करता है, जो टेररिज्म को प्रमोट करता है। ओके, बात करते हैं एससीओ की मीटिंग जो इस साल हुई थी चाइना के तियानजिन में 31 अगस्त से 1 सितंबर तक। इंडिया का रोल क्या रहा? इसने हाईलाइट किया टेररिज्म थ्रेट को, इंडिया ने हाईलाइट किया पहलगाम अटैक को, जो पाकिस्तान की साइड से हुआ था। सेकंड, इसका इंपैक्ट क्या देखा जाएगा कि जितना भी लाइक जो पर्टिकुलर एरिया है, जिसके जो जो कंट्रीज इसमें शामिल है, उसमें लाइक स्ट्रॉन्गर रीजनल कोऑपरेशन। अगर चाइना की साइड से कोई गलत हो रहा है तो अदर कंट्रीज इसमें सपोर्ट करेंगी उसको खत्म करने के लिए, टेररिस्ट को खत्म करने के लिए रीजनल सिक्योरिटीज प्रोवाइड करेंगी, वेपन्स को डील की जाएगी, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होगी एससीओ के अंडर। ओके, मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस या नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मीटिंग, जो है यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस और कोप मीटिंग, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो इस साल 30th सेशन है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 30th सेशन हुआ था ब्राजील के बेलेम में 10 से 11 नवंबर 2025 में। ओके, बात करें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्यों स्टार्ट हुई,
तो 1990s में देखा गया कि पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से फेस कर रही है। पूरी दुनिया के लिए सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम जो देखी जा रही है वो कोई न्यूक्लियर वेपन, बड़े बड़े टेररिज्म या बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन नहीं, बल्कि ग्लोबल वार्मिंग को और जो टेम्परेचर राइज हो रहा है उसकी वजह से देखा जा रहा है। तो 1990s में सजेशन लिया गया, 1990s में एक मीटिंग की गई, ऑर्गेनाइजेशन को लाया गया जिससे ग्लोबल वार्मिंग को फेस किया जाना था। ओके, उसकी वजह से हर साल बड़े बड़े टॉप लीडर्स ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं और उससे रिलेटेड मीटिंग्स को होल्ड करते हैं। ओके, इसका मेन फोकस है क्लाइमेट फाइनेंस, क्योंकि पूरी दुनिया सिर्फ टेक्नोलॉजी पर, मिलिट्री पर खर्च करती है, बट क्लाइमेट की बात कोई नहीं करता, एनवायरनमेंट को सेव करने की बात कोई नहीं करता, फॉरेस्ट को, ओशियन को, लेक, पॉन्ड, इनकी बात कोई नहीं करता। तो इस पर्टिकुलर मीटिंग में कुछ पार्ट को, कुछ पोर्शन को डायरेक्टली डोनेट किया जाए, लाइक डायरेक्टली इन्वेस्ट किया जाएगा इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस ऑफ क्लाइमेट ग्रोथ ऑफ एनवायरनमेंट। फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा, क्योंकि फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कोई नहीं करता। फॉरेस्ट में कभी आग लग जाती है, डायरेक्टली उसको काट दिया जाता है, बट फॉरेस्ट एक ऑक्सीजन बैंक है। अगर फॉरेस्ट ना हो तो डायरेक्टली पूरे ग्लोबल वार्मिंग में एक पुश मिलेगा, एक बूस्ट देखा जाएगा। इमिशन को रिडक्शन करने की बात, क्योंकि जितने भी इंडस्ट्रीज से धुआं निकलता है, व्हीकल से धुआं निकलते हैं, व्हीकल से जो पोल्यूशन होता है, इंडस्ट्रीज से जो पोल्यूशन होता है, उनको खत्म करने के लिए या उन पर कोई लिमिट लगाने की बात की जाती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में। बात करें इस साल जो इंडिया का रोल रहा है वो क्लाइमेट फंडिंग की बात करिए। इंडिया ने डिमांड की है क्लाइमेट फंडिंग की, क्योंकि जब ग्लोबल वार्मिंग के इस इशू को, इस मैटर को सीरियस नहीं लिया गया था, तब पर्टिकुलरली जो हाईटेक कंट्रीज थी, जो डेवलप कंट्रीज थे, उन्होंने इतना ज्यादा पोल्यूशन किया, उन्होंने इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया इस पर्टिकुलर फील्ड में, तो वो फाइनेंशियली तो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गई, बट उनकी वजह से, डेवलप्ड कंट्रीज की वजह से, वेस्टर्न कंट्रीज की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से पोल्यूशन भी काफी ज्यादा ग्रोथ हुआ, पोल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग में काफी ज्यादा बूस्ट देखा गया। तो इंडिया डिमांड करता है कि आपने तो अपने आप को स्टेबल बना लिया, आपने तो अपने आप को रिसोर्सेज को यूज करके फाइनेंशियली स्ट्रांग बना लिया, बट इसका इंपैक्ट, ग्लोबल वार्मिंग का इंपैक्ट, पोल्यूशन का इंपैक्ट, ग्लोबल वार्मिंग की होने वाली प्रॉब्लम की वजह से गरीब देशों को, डेवलपिंग कंट्रीज को इसको डायरेक्टली फेस करना पड़ा। तो आपको, लाइक इंडिया डिमांड करता है कि डेवलप्ड कंट्री से कि आप लोगों को, गरीब देशों को, डेवलपिंग देशों को आइदर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना रहेगा, सेकंड फंडिंग करना रहेगा, ताकि उनकी वजह से इंडिया और डेवलपिंग कंट्रीज इजिली फेस कर सके इस ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम को। इसका इंपैक्ट क्या देखा जाएगा इंडिया पे, तो ज्यादा से ज्यादा ग्रीन इन्वेस्टमेंट आएगा इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस और फंडिंग डायरेक्टली फ्रॉम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड अदर्स। ओके, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मीटिंग या समिट से, जो है यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस, जो स्टार्ट हुई थी 2017 से। क्यों? 1990s में तो देखा गया था कि ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ी प्रॉब्लम है, बट अगर बात करें ओशियन की, तो पूरी दुनिया का ट्रेड एंड कहीं पे डिपेंड करता है, ओशियंस पे। सेकंड थिंग, पूरी दुनिया डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली डिपेंड है ओशियन पे और मरीन इकोनॉमी पे। अगर ओशियन डिस्टर्ब होगा तो पूरी दुनिया की 50% आबादी, पूरी दुनिया की 50% पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी। तो इस मैटर को सीरियस लिया गया 2017 में, क्योंकि जितना भी ओशियन है, जितने भी समुद्र है, उसमें प्लास्टिक को काफी ज्यादा प्लास्टिक की वजह से पोल्यूशन डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। सेकेंड थिंग, पूरी ओशियन की जो ओशियंस की बात करें तो उसमें मरीन कल्चर को काफी ज्यादा डिस्टरबेंस को फेस करना पड़ रहा है। बात करें इसकी मेन ऑब्जेक्टिव की, तो मरीन प्रोटेक्शन। ओशियन में जितने भी ज्यादा क्रिएचर्स हैं, जितने भी ज्यादा फिशेज एंड ऑल, जितने भी ज्यादा थिंग्स हैं, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, उनके लिए एक लिमिट सेट करना। सेकंड, ब्लू इकोनॉमी की बात करना। ब्लू इकोनॉमी मीन सिंपली समुद्र से पैसा तो कमाना, समुद्र से इकोनॉमिक और रिसोर्सेज को यूज तो करना, बट फिश को, मेरीन इकोनॉमी को, कोरल रीफ्स को, इनको किसी भी तरह से हार्म ना पहुंचाना, दैट इज ब्लू इकोनॉमी। इस साल ये पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस होल्ड की गई फ्रांस एंड कोस्टा रिका के द्वारा 9 से 13 जून 2025 में।
इसमें इंडिया का रोल क्या रहा? इंडिया ने बात करी इंडो पैसिफिक रीजन की, कि इंडिया इंडो पैसिफिक रीजन का लीडर बन के सामने आया, एंड इंडो पैसिफिक रीजन में सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी किसने ली? इंडिया ने। सेकंड, इसका इंपैक्ट क्या देखा जाएगा? तो इंडिया को फिशरीज के सेक्टर में बूस्ट मिलेगा। सेकंड, इंडिया को इंडिया की नेवी को, इंडियन नेवी को एक पावर हाउस की तरह देखा जाएगा इंडो पैसिफिक रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन में, जिसकी वजह से इंडिया सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा पूरे के पूरे वर्ल्ड में, इंडो पैसिफिक के रीजन में। ओके, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट समिट्स पे, जो है म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2025। सबसे पहले इसकी नीड क्यों आन पड़ी और ये है क्या? म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, इसका मेन मोटिव है कि कैसे पूरे दुनिया को सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाए। ओके, और कैसे वॉर, टेररिज्म, कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्प्यूट्स, जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स होते हैं, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो ड्रग रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उनको खत्म करना और इनको टोटली खत्म करना। बात करें इसको स्टार्ट होने का और ये कब से स्टार्ट हुआ, तो ये स्टार्ट होता है 1963 में, जब पूरी दुनिया दो हिस्सों में बट जा चुकी थी, यूएसए साइड एंड यूएसएसआर। तो म्यूनिच यानी कि जर्मनी की म्यूनिच में एक समिट्स को ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें बड़े बड़े लीडर सामने आए और उन्होंने बात करी कि वॉर, टेररिज्म फंडिंग, टेररिज्म, कॉन्फ्लिक्ट, डिस्प्यूट्स, इन सभी को खत्म करने की। ओके, इस साल ये पर्टिकुलर मीटिंग होल्ड की गई थी जर्मनी में 14 से 16 फरवरी की। इसमें इंडिया का रोल है, डिफेंस डिप्लोमेसी की बात करी, एंड सेकंड, इंडो पैसिफिक में अगेन एक लीडर बनकर सामने आया। उस पर्टिकुलर रीजन में सबसे ज्यादा स्टेबल कंट्री, सबसे ज्यादा भरोसेमंद कंट्री इंडो पैसिफिक रीजन में, एंड सबसे ज्यादा कोऑपरेशन प्रोवाइड करने वाली कंट्री कौन? इंडिया। बात करें इसका इम्पैक्ट इंडिया पर कैसे देखा जाएगा, तो इंडिया की डिफेंस पार्टनरशिप काफी ज्यादा बूस्ट होगी। इंडिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की काफी ज्यादा बात करेगा। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज से टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर, इसमें वेपन्स का भी डील्स होगी, इन सभी को देखा जाएगा इंडिया की साइड से। और पूरे साउथ एशिया में और एशियन कंट्रीज में एक ग्लोबल लीडर, एक लीडर बनकर, लीडर की तरह सामने आएगा कौन? इंडिया। दैट इज इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट समिट एंड कॉन्फ्रेंसेस की, जो है एआई एक्शन समिट 2025। अब एआई क्या है और एआई की ये समिट्स क्यों ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? एआई मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो होता है डे बाय डे काफी ज्यादा ग्रोथ कर रहा है। आज डिफरेंस क्रिएट करना मुश्किल है एक नॉर्मल वीडियो में और एक एआई जनरेटेड वीडियो में। ये सभी हो रहा है एआई पे, एआई में रूल्स ना प्रोजेक्ट किए जाने की वजह से। बात एआई एक्शन समिट 2025, तो ये स्टार्ट हुआ था 2020 से, जब देखा गया कि पूरी दुनिया में एआई पीक पर जा रहा है। एआई की वजह से काफी ज्यादा मुसीबत को, प्रॉब्लम्स को फेस किया जा रहा है। ओके, एआई एक्शन समिट का मेन मोटिव क्या है? तो सेफ एआई की बात करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सेफगार्ड प्रोवाइड करना। क्योंकि अगर आपने कुछ टाइम पहले देखा होगा, रश्मिका मंदाना की एक वीडियो वायरल हुई थी जो एआई जनरेटेड थी। तो ऐसी वीडियोस, ऐसे मैसेज, ऐसे स्टेटमेंट्स, ऐसे डीलिंग्स एंड ऐसे डील्स को ट्रैकल डाउन करने के लिए सेफ एआई के मॉडल को प्रोजेक्ट करना। सेकेंड, रिस्पॉन्सिबल एआई गवर्नेंस, जितने भी डीप फेक वीडियो, जितने भी डीप फेक स्टेटमेंट एंड ये सारी चीजें देखी जा रही है, इनको खत्म करना, इन पर एक पर्टिकुलरली लिमिट लगाना कि आप इतना ज्यादा नहीं कर सकते। एक ग्लोबल एआई से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन को बनाने के लिए एआई समिट को ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस साल ये समिट होल्ड की गई थी फ्रांस के पेरिस में 10 से 11 फरवरी 2025 में। इसमें इंडिया का रोल क्या रहा? तो इंडिया एआई मिशन को शोकेस किया। इंडिया ने शोकेस किया कि कैसे इन फ्यूचर इंडिया एआई से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज की बात करेगा। इन फ्यूचर एआई से रिलेटेड डीलिंग से, एआई से रिलेटेड मैन्युफैक्चरर्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बिल्ड करेगा और इसका इंपैक्ट कैसे देखा जाएगा इंडिया की साइड से। तो फॉरेन फंडिंग, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर किया जाएगा इंडिया पर विश्वास करते हुए, इंडिया की ग्रोथ को देखते हुए, इंडिया की जील को देखते हुए। ओके, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मीटिंग, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट समिट, जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025। अब ये स्टार्ट क्यों हुआ और कब से हुआ? तो 1971 में ये देखा गया
कि पूरी दुनिया के वर्ल्ड ग्लोबल लीडर लाइक जितने भी अमीर अमीर मिलियनर बिलियनर जितने भी लोग हैं, लीडर, सीईओ, इन सभी ने मीटिंग ऑर्गेनाइज की ताकि वो पूरे दुनिया की इकोनॉमी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो कंट्रोल करते हैं, बट उसको और ज्यादा स्टेबल एंड सस्टेन कैसे रखा जाए। इनका मेन फोकस है ग्लोबल इकोनॉमी में, जो प्रेजेंट मोमेंट में यूएसए का डॉलर जो लीड करता है, मोनोपोली क्रिएट कर रखी है, उसको खत्म करना इन द सेंस, इन केस अगर डॉलर कोलैप्स होते हैं तो जितने भी बड़े बड़े लीडर्स और जितने भी रिच पीपल हैं उनका उनकी स्टेबिलिटी खतरे में आ जाएगी। तो उसको एक नॉर्मलाइज रखना, दूसरे कंट्रीज की करेंसीज पर डिपेंडेंसी को और ज्यादा ग्रोथ करना, फ्यूचर टेक्नोलॉजीज की बात करना। फ्यूचर टेक्नोलॉजी मींस इन फ्यूचर कैसी कैसी टेक्नोलॉजी आएंगी, इन फ्यूचर कैसी कैसी डीलिंग्स होंगी, उन पर बात करना, और उनकी वजह से जो बड़े बड़े लीडर्स, सीईओ, कंपनीज है, उन पर क्या इंपैक्ट देखा जाएगा, उनकी बात करना। इस साल ये मीटिंग होस्ट की गई थी स्विट्जरलैंड के डावोस में 20 से 24 जनवरी में, और इंडिया को एक प्रोजेक्ट किया गया ग्लोबल ग्रोथ इंजन की तरह, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा स्टेबल कंट्री देखी जा रही है तो इंडिया, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रोथ कर रहा है कोई सा देश तो दैट इज इंडिया। एंड इसकी वजह से इंडिया पर क्या इंपैक्ट देखा जाएगा, तो इंडिया पहली बात तरफ तो ग्लोबल हब बनेगा। सेकेंड थिंग, इंडिया ग्लोबल इन्वेस्टर्स की नजरों में आएगा, एंड काफी ज्यादा फंडिंग, काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया को देखना पड़ेगा इन फ्यूचर। ओके, मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मीटिंग जो है एशियन समिट, ईस्ट एशिया समिट 2025। इसकी जरूरत क्यों आनी पड़ी? फर्स्ट थिंग, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे चाइना का इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा बढ़ रहा था, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में एंड ईस्ट एशियन कंट्रीज में चाइना का इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा बढ़ रहा था। तो उसको खत्म करने के लिए और उसकी वजह से उसको अगेंस्ट में एक ग्रुप रेज हुआ, दैट इज एशियन ग्रुप। ओके, इस साल ये कंट्रीज को होस्ट किया गया था मलेशिया में 2025 में, बट टू बी डिटरमाइंड, टीबीडब्ल्यू में टू बी डिटरमाइंड, अभी तक डिसाइडेड नहीं हुआ, ये वाली समिट अभी तक नहीं हुई। इसका मेन रीजन है चाइना के इन्फ्लुएंस को कम करना, ट्रेड में एशियन जितने भी कंट्रीज है उनको ट्रेड में और ज्यादा बूस्ट लाना, कि कैसे एक दूसरे के ट्रेड पर और ज्यादा बूस्ट ला सके। स्ट्रॉन्गर साउथ ईस्ट एशिया, इसका इंडिया में क्या इंपैक्ट देखा जाएगा? सबसे पहले इंडिया उस पर्टिकुलर रीजन में चाइना को खत्म करेगा, चाइना के इन्फ्लुएंस को खत्म कर न्यू लीडर बनने के सामने आएगा। सेकेंड चीज, इंडिया इफ दैट इज इंडिया, तो यहाँ का नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं उसको एक लीड मिलेगी, उसको एक कनेक्शन मिलेगा ईस्ट एशियन कंट्रीज में, जिससे नॉर्थ ईस्ट स्टेट अपने आप को और ज्यादा बूस्ट कर पाएंगे। ओके, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट समिट या नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है जो है बिम्स्टेक। 2025 का ये समिट हुआ था। इसमें सबसे पहले इसका स्टार्टिंग, क्योंकि जो सार्क का इन्फ्लुएंस और सार्क की जो लीडरशिप है, सार्क की ऑर्गेनाइजेशन है, वो खत्म होती दिख रही है, तो उसकी वजह से बिम्स्टेक को स्टार्ट किया गया, द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल कॉन्फ्रेंस कोऑपरेशन। इसका मेन फोकस है बिम्स्टेक को कि सार्क वाली जितनी भी कंट्रीज है उन बे ऑफ बंगाल से एडजॉइनिंग जितनी भी कंट्रीज है, वेदर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, थाईलैंड, म्यांमार एंड श्रीलंका, बे ऑफ बंगाल की जितनी भी कंट्रीज है उनमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, एक स्टेबिलिटी मेंटेन करना, पूरे ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करना। ओके, तो ये इस साल ये 2025 में हुआ, बट अभी तक डिसाइडेड नहीं है। इसमें इंडिया का रोल क्या रहेगा कि इंडिया बिम्स्टेक की कंट्रीज में एक लीडर बनकर सामने आएगा, बिकॉज बे ऑफ बंगाल को लीडर देखा जाता है इंडिया को, इंडिया से ज्यादा स्ट्रॉन्ग, इंडिया से ज्यादा स्टेबल कंट्रीज इस पर्टिकुलर रीजन में और कोई नहीं है। सेकंड, इसकी वजह से इंपैक्ट क्या रहेगा कि रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ेगी, इंडिया की ट्रेड में काफी ज्यादा बूस्ट देखा जाएगा, इंडिया के ग्रोथ में काफी ज्यादा बूस्ट देखा जाएगा बिकॉज ऑफ ट्रेड, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड बिकॉज ऑफ बिम्स्टेक। ओके, सो दिस मच इज फ्रॉम माय साइड, एंड आपसे एक छोटे से रिक्वेस्ट, आपने जितना भी नोट्स बनाया है उस नोट्स में जितने भी फैक्ट, जितने भी इंफॉर्मेशन, जितनी भी डिटेल्स आपने नोट की है उसको टाइम टू टाइम 147 रूल के अकॉर्डिंग रिवीजन करते हुए चलना है, क्योंकि
रिवीजन इज द ओनली की जिससे आप आपके एग्जाम में एग्जाम को इजिली करेक्ट कर पाओगे। ओके, वन मोर थिंग, अगर आप किसी ऑब्जेक्टिव या किसी सब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव एग्जाम को फेस कर रहे हैं तो प्लीज करंट अफेयर्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड तैयारी टाइम्स आपसे प्रॉमिस करता है, आपको आश्वासन देता है कि आपको करंट अफेयर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव वे में, डिस्क्रिप्टिव वे में कोई भी इश्यू नहीं देखा जाएगा। तो प्लीज गो फॉर अस, गो फॉर तैयारी टाइम्स। थैंक यू, जय हिंद।